नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आपको उत्तराखंड के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उनके साथ साथ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको भी और डीप और अलग तरीके से कवर करने का प्रयास हम यहाँ पे करते हैं। यानी जो सिंपल वाले क्वेश्चन हैं उन्हें कथन वाले फॉर्मेट में या मिलान वाले फॉर्मेट में करने का, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। ये हमारी एडवांस जीके एमसीक्यू की 14वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी 13 क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हिमालय की श्रृंखलाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। सही उत्तर आपने चुनना है। पहला कथन दिया है, महाभारत के सभा पर्व में इन श्रृंखलाओं को, किन श्रृंखलाओं को? हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनसे जुड़े हुए ये स्टेटमेंट हैं। तो महाभारत के सभा पर्व में हिमालय की श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में अंतगिरि, बहिर्गिरि और उपगिरि कहा गया है। क्या ये सही है? हिमालय की वे श्रृंखलाएं जिनको हम आज, जैसा अगला कथन है, वर्तमान में इन्हें क्रमशः महान हिमालय, लघु हिमालय और बाही हिमालय कहते हैं। तो क्या ये दोनों के दोनों कथन सही हैं? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। महाभारत के सभा पर्व में उत्तर से दक्षिण के क्रम में हिमालय की श्रृंखलाओं को अंतर्गिरि यानी सबसे उत्तरी श्रृंखला ये है, फिर बहिर्गिरि और सबसे बाहरी श्रृंखला, सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो है वो उपगिरि को कहा गया है। वर्तमान में अंतर्गिरि को महान हिमालय, बहिर्गिरि को लघु हिमालय और उपगिरि यानी कि बाही हिमालय यानी जो हमारा शिवालिक है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन दोनों आपके यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताइए लघु हिमालय को महाभारत में क्या कहा गया है, शिवालिक या बाही हिमालय को क्या कहा गया है, इस तरीके से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने दून घाटी को गढ़वाल राज्य की समस्त संपत्तियों में सर्वाधिक मूल्यवान बताया था? देखिए, जो दून घाटी है इसे गढ़वाल की समस्त संपत्तियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान कहा गया। और ये किसने कहा? ये कहा था फ्रेजर ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फ्रेजर ने यह कथन कहा कि यमुना और गंगा के मध्य में जो यहाँ पर दून घाटी फैली हुई है ये गढ़वाल की सभी संपत्तियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि दून घाटी को सबसे ज्यादा मूल्यवान गढ़वाल की बाकी संपत्तियों में किसने कहा? फ्रेजर ने कहा। बेसिकली अंग्रेजों ने शुरुआत में गढ़वाल के अंदर अंग्रेजी शासन को स्थापित करने का प्रयास करने के लिए किसे नियुक्त किया था? फ्रेजर को ही यहाँ पर भेजा था। ठीक है, दून को लेकर दो सवालों को और याद रखेंगे। गढ़वाल में या उत्तराखंड में और भी प्रमुख दून हैं, किसके मध्य में है वो आपसे पूछा जा सकता है। जनपद तो पूछे जाते हैं, नदी को भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। रामगंगा और कोसी नदी के मध्य में स्थित है हमारा पातली दून। ठीक है, और कोसी नदी और बौर, इन नदियों के मध्य में स्थित है हमारा कोटा दून। इन दो दूनों की नदियां भी पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सही कथन यहां पर चुनना है। पहला, यमुना की सहायक नदियां हनुमान गंगा, कमल नदी, कृष्णा गाड़, टोंस, गिरी, भद्री, ये सारी नदियां जो हैं क्या ये यमुना की सहायक नदियां हैं? पहला कथन बिल्कुल सही है। जो कृष्णा गाड़ है, कमल गाड़ है, भद्री गाड़ है, गिरी नदी, टोंस नदी, हनुमान गंगा, ये सारी नदियां किसकी हैं? सहायक नदियां यमुना की हैं। ठीक है, यमुना घाटी के पूर्व में भागीरथी घाटी है जिसमें उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल के जिले आते हैं। ये वाला कथन भी आपका सही है। जो यमुना घाटी है उसी के पूर्व में स्थित है भागीरथी घाटी। कालसी और डाक पत्थर के बीच टोंस नदी यमुना में मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपका एक सिंगल क्वेश्चन के रूप में पेपर में कई बार बना है कि यमुना और टोंस का संगम कहाँ पे होता है, टोंस किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखेंगे, टोंस यमुना की है। कालसी और डाक पत्थर के बीच में ये यमुना के साथ संगम कर लेती है। राज्य में टोंस नदी यमुना से बड़ी नदी है। चौथा कथन भी आपका सही है। देखिए, यमुना वैसे तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, गंगा की ये सहायक नदी है, लेकिन राज्य के अंदर अगर हम बात करें, यमुना की लंबाई है उत्तराखंड में लगभग 136 किलोमीटर और टोंस की लंबाई है 148 किलोमीटर।
इसके अलावा यमुना नदी से 2.5 गुना ज़्यादा जल टोंस नदी लेकर आती है और यमुना में मिलती है। तो राज्य के संदर्भ में टोंस नदी यमुना से बड़ी है। ऐसा ही अगर आप भागीरथी और जाड़गंगा के बारे में जानेंगे। जाड़गंगा का सवाल कई बार पेपर में आया है कि जाड़गंगा नदी भागीरथी से कहां पर मिलती है, तो आप कहते हैं भैरव घाटी में मिल जाती है। जाड़गंगा को जानवी गंगा भी कहते हैं या जानवी नदी भी कहते हैं। जाड़गंगा भी भागीरथी से लंबी नदी है, बड़ी नदी है, ठीक है। ऐसे ही टोंस नदी यमुना से बड़ी नदी है। तो आपके चारों के चारों कथन यहां पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला, तोता कृष्ण गैरोला की प्रसिद्ध गढ़वाली रचना प्रेमी पथिक किस पवार शासक को समर्पित है? देखिए, जो रचना है प्रेमी पथिक, ये पेपर में पूछी गई थी कि यह किसकी रचना है, तो आंसर दिया गया था तोता कृष्ण गैरोला। गढ़वाली भाषा में जब पुस्तकें लिखी जा रही थी, शुरुआती पुस्तकों में से ये एक है, ठीक है। गढ़वाली की यह जो पुस्तक है प्रेमी पथिक, जिसे तोता कृष्ण गैरोला ने लिखा है, जो प्रीवियस ईयर का एक सवाल है, यह किस पर आधारित है? ये नरेंद्र शाह पर आधारित है। 1932 में यह पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। तो शुरुआती गढ़वाली रचनाओं में से एक है प्रेमी पथिक, ठीक है। और कौन कौन सी शुरुआती गढ़वाली रचनाएं हैं? जैसे आपसे पूछा जाता है जय विजय नाटक, यह गढ़वाली भाषा में लिखा गया पहला नाटक था। भवानी दत्त उनियाल ने 1911 में इसको लिखा। एक पुस्तक आपसे पेपर में पूछी गई थी इसी वर्ष में, गढ़वाली छंदमाला। ये पुस्तक किसकी है? गढ़वाली छंदमाला भी शुरुआती गढ़वाली रचनाओं में से एक है। 1918 में लीलानंद कोटनाला ने इसको लिखा था। तो गढ़वाली छंदमाला की रचयिता कौन है? लीलानंद कोटनाला। रचनाओं का वर्ष, रचनाओं की नाम, उनके रचयिता नोट करते हुए चलें। यहां पर जय विजय पेपर में पूछा गया है, गढ़वाली छंदमाला पूछी गई है, इसके अलावा प्रेमी पथिक भी पूछी गई है। एक और व्यक्ति हैं महंत योगेंद्र पुरी। इनका एक काव्य संग्रह है जो गढ़वाली में लिखा गया है, नाम है फूल कंडी, 1938 में आया था, ठीक है। रूप मोहन सकलानी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है गढ़वीर महाकाव्य। किसका है गढ़वीर महाकाव्य? ध्यान रखेंगे, जो गढ़वीर महाकाव्य है ये 1928 में रूप मोहन सकलानी ने लिखा था। और ये जो गढ़वीर महाकाव्य है ये लोधी रिखोला के जीवन पर आधारित है, ठीक है। इसके अलावा एक और शुरुआती गढ़वाली रचना जो पेपर में आई है जिसका नाम है मोछंग, ये भी पूछा गया है। मोछंग रचना 1938 के आसपास आई थी। चक्रधर बहुगुणा इसके रचयिता हैं, ठीक है। तो ये शुरुआती गढ़वाली रचनाएं जो पूछी जा सकती हैं। अगला, किसके द्वारा किए गए दान से 1803 में आए विनाशकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त रघुनाथ मंदिर का कालांतर में जीर्णोद्धार हुआ था? तो किसके द्वारा दिए गए दान से रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया? सिंपल सा सवाल, रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके प्रयासों से हुआ या किसने दान दिया था रघुनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए? सही आंसर होगा दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया जो ग्वालियर के राजा थे, इनका जो काल माना जाता है वो 1789 से 1827 तक माना जाता है। गढ़वाल में जो भीषण भूकंप आया था जिसका लाभ गोरखाओं ने उठाया था, गढ़वाल को जीता था, उस भूकंप में जो अजय पाल का भवन था, शाही भवन श्रीनगर का, वो भी टूट गया था। साथ में रघुनाथ मंदिर भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसे नुकसान हुआ था, ठीक है। बाद में मंदिर का पुनरुद्धार यानी जीर्णोद्धार दौलतराव सिंधिया ने करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रघुनाथ मंदिर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है। यह देवप्रयाग में स्थित है और द्रविड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग और पुराणों में इसको देव तीर्थ भी बताया गया है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और सभी पापों का विनाशक ये भी कहा गया है महाभारत में, ठीक है। वहीं पर है हमारा रघुनाथ मंदिर। जो पवार शासक था जयकृत शाह, इनकी मृत्यु भी इसी मंदिर में हुई थी, ठीक है। कत्यूरी राज्य में गिरी अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी कौन था? तो जो गिरिद्वार होते थे यानी जो पर्वतीय प्रवेश द्वार होते थे, दर्रे जो हमारे होते थे बेसिकली, उन पर नियुक्ति किसकी करी जाती थी रक्षा के लिए, ताकि कोई भी दुश्मन उन दर्रों से होकर यहाँ पर ना आ जाए। तो गिरिद्वारों के रक्षक के रूप में घटपाल को नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, सीमा पर बॉर्डर इलाकों में प्रांतपाल को नियुक्त किया जाता था, सीमाओं का रक्षक, ठीक है। जो
सीमावर्ती मार्ग होते थे, बॉर्डर से आने जाने वाले मार्ग, वहां पर नजर रखने के लिए वर्मपाल को नियुक्त किया जाता था। और जो दर्रे हमारे होते थे, पर्वतीय प्रवेश द्वार जो होते थे, उन पर घटपाल को नियुक्त करते थे। ठीक है। अगला, मोहन चंद ने अपने भाई लाल सिंह की सहायता से 1786 के किस युद्ध में हर्षदेव को पराजित कर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था? आप सभी जानते हैं 1779 में एक युद्ध होता है कुमाऊं में, जिसे हम कहते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में हुआ था। यह युद्ध कुमाऊं के जो उस समय राजा थे मोहन चंद और गढ़वाल के जो राजा थे उस समय ललित शाह, इनके बीच में हुआ था। पूरे घटनाक्रम को समझते हुए चलेंगे, पूरे बेसिक को समझते हुए चलेंगे तो आपको चीजें याद नहीं करनी होंगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इस सवाल से जुड़ा क्या कंफ्यूजन है वो भी मैं आपको भी यहां पर क्लियर करता हूं। पहले आप पूरे घटनाक्रम को समझिए। ये जो बगवाली पोखर का युद्ध हुआ 1779 में, इसमें मोहन चंद पराजित हो जाता है। कुमाऊं को ललित शाह जीत जाते हैं और अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना देते हैं। ठीक है। 1786 तक कुमाऊं में शासन करते हैं प्रद्युमन चंद। 1786 में प्रद्युमन चंद गढ़वाल का राजा बन जाते हैं। गढ़वाल में गद्दी संभालने के लिए वे श्रीनगर चले जाते हैं और अपने एक प्रतिनिधि, यानी जो उनका प्रधानमंत्री था हर्षदेव जोशी, उसे अपना प्रतिनिधि बनाकर कुमाऊं में छोड़ देते हैं। 1786 में जब वो वापस चले जाते हैं श्रीनगर में, हर्षदेव जोशी यहां पे शासन कर रहा था। मोहन चंद को लगता है यह अच्छा मौका है यहां पर जीत प्राप्त करने का। मोहन चंद एक सेना लेकर आता है जो अपने भाई, जिसमें उसका भाई था जो लाल सिंह, इसके अलावा काशीपुर का जो दीवान था उस समय नंदराम, उसके साथ मिलकर के हर्षदेव जोशी के खिलाफ एक सेना लेकर आता है मोहन चंद। सारी सेनाएं आपस में जमा होती है पाली गांव में। पाली गांव का युद्ध होता है, हर्षदेव जोशी की पराजय हो जाती है और कुमाऊं पर वापस 1786 में गद्दी पर कौन आ जाता है? मोहन चंद। तो पाली गांव का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मोहन चंद, हर्षदेव जोशी। यहां पर मोहन चंद का सहयोग कौन कौन कर रहे थे? तो काशीपुर का जो उस समय दीवान था नंदराम, वो कर रहा था। मोहन चंद का जो भाई था लाल सिंह, वो था। साथ में जो पराक्रम शाह था वो भी मोहन चंद की ओर से ही इसमें भाग लेता है। ठीक है। अब इसको लेकर के क्या कंफ्यूजन है उसे भी साथ में क्लियर करते हुए चलें। बीएस नेगी में दिया गया है कि 1786 के इस युद्ध में हर्षदेव जोशी ने मोहन चंद को पराजित किया था। तो आपने पहला प्रेफरेंस जो देना है वो इसी को देना है कि मोहन चंद ने हर्षदेव जोशी को हराया था, क्योंकि जो बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, उसमें इस युद्ध का पूरा विवरण वहां पर दिया गया है कि यह युद्ध मोहन चंद ही जीता था, हर्षदेव जोशी यहां पर हारा था। ठीक है। तो पहला रेफरेंस आपने मोहन चंद की विजय को ही देना है। बाद में 1788 में हर्षदेव जोशी दोबारा से सेना लेकर आता है और 88 में जाकर वो मोहन चंद को हराता है। दोनों भाइयों को बंदी बना लेता है, लाल सिंह को बाद में आजाद कर देता है और मोहन चंद की हत्या कर देता है। ठीक है। और फिर शिवचंद को गद्दी पर बैठाता है। तो वो घटना 1788 में हुई। 86 में हर्षदेव हारा था। ठीक है। अगला, वर्ष 1802 में वेलेज़ली द्वारा किसे कुमाऊं की जलवायु, जंगल और परिस्थितियों का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था? तो देखिए, भारत का जो गवर्नर जनरल था वेलेज़ली, इसके द्वारा कुमाऊं की जलवायु, यहाँ के जंगल, यहाँ की परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए 1802 में एक ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर गॉट को भेजा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो मिस्टर ग्लेन और मिस्टर बर्ड हैं, ये भी यहाँ पर कुछ जांच करने के लिए आए थे। किस किस के काल में आए वो सवाल पेपर में बन सकता है। जब यहाँ का जो कमिश्नर था वो विलियम ट्रेल था, तो ट्रेल के शासन को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का शासन या माँ बाप सरकार या माँ बाप शासन उसको कहा जाता है। डायरेक्ट ऑन द स्पॉट वो फैसला करता था। उसके शासन को ट्रेल गर्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जनता काफी ज्यादा परेशान विलियम ट्रेल से थी शुरुआत में जब ट्रेल आया था। 1820 में जब सुदर्शन शाह को स्थायी तौर पर टिहरी का राजा मान लिया गया, उनके वंशजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया, तो कुमाऊं की जनता में और ज्यादा असंतोष फैला कि गढ़वाल को तो आपने उनका राज्य वापस दे दिया, हमें भी हमारा राज्य वापस दिया जाए।
ट्रेल गर्दी से भी पूरी जनता परेशान थी। बाद में इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए कि क्या कुमाऊं में भी ऐसा संभव है, और ट्रेल गर्दी की जांच के लिए एक अधिकारी को भेजा गया जिसका नाम था मिस्टर ग्लेन। ठीक है, यह 1820 के आसपास यहां पर आया था। ऐसे ही मिस्टर बर्ड को जब गोबान यहां का कमिश्नर था तब भेजा गया था कुमाऊं में जो शासन चल रहा था उसकी जांच के लिए। और जो मिस्टर बर्ड था इसने गोबान की, ट्रेल की, सबकी काफी ज्यादा निंदा यहां पर करी थी। तो गोबान के काल में किसे भेजा गया? बर्ड को। ट्रेल के काल में ग्लेन को, और शुरुआत में 1802 में मिस्टर गॉट को। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष बद्री केदार यात्रा मार्ग पर सर्वप्रथम असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करी गई थी, तैनाती करी गई थी? तो बद्री केदार यात्रा मार्गों पर असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति अप्रैल 1840 में करी गई थी। किसके द्वारा? उस समय लूशिंगटन यहाँ का कमिश्नर था। टॉम लूसिंगटन इसका पूरा नाम था। यह 1838 से लेकर 1848 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसी के द्वारा 1840 में केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए इसने असिस्टेंट सर्जन नियुक्त करे थे। इसके अलावा इसने 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी को भी गठित किया था। ठीक है, नैनीताल में भी इसने एक असिस्टेंट सर्जन को नियुक्त किया था 1847 में। नैनीताल का नगरीकरण की शुरुआत जो होती है वो लूशिंगटन के काल में ही होती है। ठीक है, और 1848 में अपनी मृत्यु से कुछ ही समय पहले इसने गोमती नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन बनता है नैनीताल का नगरीकरण किसके काल में शुरू हुआ? अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी कब और किसने खुलवाई? नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन, बद्री केदार मार्गों पर असिस्टेंट सर्जन किसने नियुक्त किए, कब किए, वो सब बनते हैं। यह जो लूशिंगटन था पहला कमिश्नर था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। ठीक है, कई सारे कमिश्नर कुमाऊं में रहे, उनमें इकलौता कमिश्नर कौन है जो पद पर रहते हुए जिसकी मृत्यु हुई? वो लूशिंगटन था। लूशिंगटन की तारीफ, क्वेश्चन आता है किस कमिश्नर की तारीफ उस समय के जो प्रसिद्ध कवि थे गुमानी पंत, इन्होंने करी है? वो लूशिंगटन था। ठीक है, लूशिंगटन का दामाद कौन था? अगर ये सवाल आ जाए तो कुमाऊं का जो फेमस कमिश्नर रहा हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे ने बेसिकली लूशिंगटन की बेटी से ही विवाह किया था। ठीक है, ये कुछ अतिरिक्त तथ्य जो साथ साथ में नोट करते हुए आपने चलना है, ताकि जब भी आप लूशिंगटन के बारे में या असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति कब हुई उसके बारे में जाने तो उस समय की सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं एक साथ आपको मिल जाएं। अगला, खास पट्टी आंदोलन से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। देखिए, खास पट्टी आंदोलन जो था इसके बारे में हमने कई बार बात करी है, थोड़ा और विस्तार से यहां पर बात करते हैं इसके बारे में। 3 कथन दिए गए हैं, पहले कथनों को देख लेते हैं। चलिए, पहला, यह वर्ष 1906-07 में नए भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध में स्वतः सुफुर्त आंदोलन था। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जो खास पट्टी आंदोलन था यह नए भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ एक अपने आप ही पनपा आंदोलन था। बेसिकली गढ़वाल में 1906-07 के दौरान नई भूमि बंदोबस्त का कार्य चल रहा था। इसके तहत जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा था। गांव के पास के जो वन थे या जो बंजर भूमि थी उन सब को आरक्षित वन सरकार घोषित कर रही थी, जिससे जो गांव के लोग थे उनको घास के लिए, लकड़ी के लिए काफ़ी परेशानियां होने लगी थी। गांव वाले जब मिलकर जंगलात के जो लोग थे, ब्रिटिश अधिकारी जो थे, उनसे बात करने गए, उन लोगों ने काफ़ी बदतमीजी उस समय गांव वालों के साथ करी, जिसके बाद ये आंदोलन और ज़्यादा तेज हो गया। यह एक सफुर्त आंदोलन था, यानी शुरुआत में इसका कोई नेता नहीं था। बाद में हालांकि जब वार्ताएं हुई तो गाँव वालों का जो नेतृत्व किया उसमें बलवंती देवी का नाम आता है, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसे राम का नाम आता है। ठीक है, आंदोलन के दौरान गांव वालों ने जंगलात विभाग के एक उच्च अधिकारी सदानंद गैरोला, जो उस समय वहां के वन कंजर्वेटर थे, सहित कई कर्मचारियों को बंदी बना लिया था। ये वाला भी सही है। जब गांव वाले वार्ता करने गए थे बलवंती देवी भगवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में, तो अधिकारियों ने बात तो नहीं करी और बर्ताव काफी ज्यादा यहां पर बुरा किया, जिसके बाद गांव वालों में और ज्यादा असंतोष फैल गया। जो कंजर्वेटर था सदानंद गैरोला, इसे बंदी बना लिया गया। कई सारे और वन अधिकारियों को बंदी बना लिया गया।
जब हालात गंभीर होने लगे तो जो उस समय राजा थे कीर्ति शाह, वे स्वयं यहाँ पर गांव वालों के पास आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, शांतिपूर्ण समझौता यहाँ पर करते हैं, इन अधिकारियों को भी मुक्त कराते हैं। तो राजा को खुद गांव वालों के पास फिर आना पड़ा था। ठीक है, इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप गढ़ नरेश कीर्ति शाह ने किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था। देखिए, राजा ने कई सारे वादे यहाँ पर गांव वालों के साथ किए। राजा जब वापस गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया। गांव वालों में राजा के खिलाफ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असंतोष हो गया। जो आंदोलन वन अधिकारों के लिए चल रहा था, अपने अधिकारों के लिए गांव वाले लड़ रहे थे, वे धीरे धीरे राजतंत्र के विरोधी भी होने लगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि राजा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। राजा ने कि किसानों को मदद मिल सके, बाद में राजा के द्वारा किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया गया। तो यहां पर क्या सवाल बनेगा, किस आंदोलन के बाद गढ़वाल के राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल बनाया? तो वो था खासपट्टी आंदोलन। तो काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन था, 1906-7 के दौरान चला। किसके नेतृत्व में चला? शुरुआत में तो कोई नेता नहीं था, बाद में प्रतिनिधि बने जो वार्ता करने जाते थे, जिनमें बलवंती देवी शामिल थी, भगवान सिंह बिष्ट शामिल थे। उनके नाम हमने देखे। किसे बंदी बनाया गया, राजा को खुद आना पड़ा, क्या समझौते हुए, राजा ने उनको मनाया और फिर बाद में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी करी गई। ठीक है, तो यहां पर आपके तीनों के तीनों कथन सही हैं। आपको वही पूछा था कौन सा कथन सही है। अगला, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करें। अब आपने गलत कथन चुनना है। एक बहुत ही बेसिक सवाल कि गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहां हुआ, उसी को और डीप में यहां पर करेंगे। ठीक है, देखिए, गढ़वाल के पहले राजनीतिक सम्मेलन के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में दुगड्डा में हुआ था। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अभी तक सिर्फ इतना ही पूछा जाता था कि गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहां पे हुआ। आप कहते हैं 1930 में दुगड्डा में। ठीक है, प्रताप सिंह नेगी को अध्यक्ष और कृपाराम मिश्र को स्वागत समिति का मंत्री बनाया गया था। ये वाला कथन भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, बेसिकली कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ 1929 में, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में गढ़वाल की ओर से प्रताप सिंह नेगी, राम प्रसाद नौटियाल, देवकी नंदन ध्यानी, कृपाराम मिश्र, जगमोहन नेगी, ये सारे नेता लाहौर अधिवेशन में गए थे। ठीक है, वापस आए जब ये गढ़वाल में, तो इन्होंने गढ़वाल में भी एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया। अब दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहां आकर के फरवरी 1930 में इन्होंने दुगड्डा में गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। इसका अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी को बनाया गया और स्वागत समिति का जो मंत्री है वो कृपाराम मिश्र को बनाया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तीसरा वाला कथन गलत है। जीबी पंत को उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन वे आ नहीं सके यहां पर, तो वे इसमें शामिल नहीं हुए थे, वे इसका उद्घाटन नहीं कर पाए थे। तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, आपको पूछा है कौन सा वाला असत्य है, आप कहेंगे केवल तीसरा कथन जो है कि जीबी पंत ने इसका उद्घाटन किया, गलत। उन्हें आमंत्रित जरूर किया गया था, लेकिन उद्घाटन उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान एक समिति यहां पर बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ही बने थे। समिति को यह काम दिया गया कि गढ़वाल में सत्याग्रह कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में अपनी सिफारिशें देना। इस सम्मेलन के बाद जून 1930 में एक और सम्मेलन हुआ। जून तक इस समिति ने अपनी सिफारिशें देनी थी कि गढ़वाल में कैसे सत्याग्रह को आगे बढ़ाया जाए। दूसरा राजनीतिक सम्मेलन जून 1930 में हुआ, ये वाला पौड़ी में हुआ था। इसमें कुमाऊं के जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनको भी बुलाया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने करी थी। ठीक है, इसी सम्मेलन के बाद पौड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष जीवानंद डोभाल को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा पौड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी कब बनी थी, तो 1930 जून में बनी, जिसके अध्यक्ष जीवानंद डोभाल थे। ठीक है, अगला, निम्न में से किस वजह से महात्मा गांधी ने गढ़वाल में चल रहे व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था? तो महात्मा गांधी ने किस वजह से गढ़वाल में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था और काफी अच्छा चल रहा था, इस पर प्रतिबंध लगाया? घटना थी आपका डोला पाल की समस्या। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कई बार सवाल बना है कि डोला पालकी का संबंध किससे था, तो शिल्पकारों से था। ठीक है, बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम ये थी, सामाजिक समस्या ये थी कि जो शिल्पकार होते थे, दलित होते थे, उन्हें विवाहों के अवसर पर डोली में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है,
1940 के दौरान जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है, महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं, गढ़वाल में भी ये काफी तेजी से चल रहा था। लेकिन फिर जनवरी 1941 को महात्मा गांधी गढ़वाल के सत्याग्रह पर रोक लगा देते हैं। ठीक है, दिक्कत क्या थी? समस्या यही थी कि यहां पर शिल्पकारों को डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। ठीक है, गांधी जी के जो एक सहयोगी थे रमेश चंद्र बहुखंडी, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिख करके इस बारे में कहा कि यहाँ के जो सत्याग्रही हैं, जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, वे शिल्पकारों के उत्थान के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते। उसी समय एक और समाचार पत्र आता था जिसका नाम था लीडर समाचार पत्र। लीडर समाचार पत्र में गोविंद प्रसाद नौटियाल ने एक खबर छापी उसी दौरान कि गढ़वाल में जो शिल्पकार हैं वे स्वर्णों के विरुद्ध सत्याग्रह यहां पर करने जा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। इस घटना को देख करके, इस खबर को देख करके महात्मा गांधी ने तुरंत यहां पर कहा कि जिस क्षेत्र में आज भी शिल्पकारों पर अत्याचार हो रहे हों, उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, वहां की जनता को, वहां के लोगों को सत्याग्रह का अधिकार नहीं है, और उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। 1941 में यह घटना हुई थी। बाद में जो पूरी प्रांतीय कांग्रेस थी, उसके जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के लिए कि क्या ये सच है, एक कमेटी का भी गठन यहां पर किया, जिसके अध्यक्ष जो थे पूर्णचंद विद्यालंकर थे। पूरी जांच वगैरह यहां पर करी गई। फरवरी 1941 को, डेट सहित याद करेंगे, 23 फरवरी 1941 को लैंसीडॉन में एक सर्वदलीय सम्मेलन यहां पर बुलाया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब से किसी भी शिल्पकार को रोका नहीं जाएगा, सभी को अधिकार होगा डोला पालकी में जाने का विवाह के अवसरों पर। इसकी जानकारी फिर महात्मा गांधी को दी गई। एक प्रतिनिधि मंडल यहां से भेजा गया जिसमें प्रताप सिंह नेगी शामिल थे, श्रीदेव सुमन थे, भक्त दर्शन थे, रमेश चंद्र बहुखंडी शामिल थे। 28 फरवरी को उन्होंने महात्मा गांधी को यह जानकारी दी और 28 फरवरी 1941 को गांधी जी ने प्रतिबंध को हटा लिया। ठीक है, तो लगाया था जनवरी 41 में। उसके बाद यहां पर सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जहां पर डोला पालकी समस्या को समाधान किया गया। फिर महात्मा गांधी को जानकारी दी गई और फरवरी में ही प्रतिबंध हटा लिया गया। ठीक है, तो समस्या क्या थी? डोला पालकी समस्या। सवाल आ जाता है कि किससे संबंधित है? शिल्पकारों से। अगला, किसके प्रयासों से लखनऊ में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना करी गई थी? देखिए, गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना कहां पर हुई? लखनऊ में। और किसने करी? ये हुई थी मथुरा प्रसाद नैथानी के प्रयासों से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो गढ़वाल भ्रात मंडल है, इसका गठन 1907 में किया गया था। लोकेशन पूछी जाती है तो लखनऊ में किया गया, मथुरा प्रसाद नैथानी। जो गढ़वाल भ्रात मंडल है, इसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ। ये कोटद्वार में हुआ। अध्यक्ष थे कुलानंद बर्थवाल, इनकी अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, बाद में इसी गढ़वाल भ्रात मंडल का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ, प्रताप सिंह की अध्यक्षता में टिहरी में। तीसरा 1910 में श्रीनगर में हुआ, चक्रधर जोयाल की अध्यक्षता में। और छठवां 1913 में आयोजित किया गया। ठीक है, काफी सवाल यहां से बनते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, 1901 में गढ़वाल में एक संस्था बनाई गई थी, गढ़वाल यूनियन। किसने बनाई थी? तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, जिसने गढ़वाल पत्र को भी यहां पर निकाला था। ठीक है, 1901 में बनी गढ़वाल यूनियन और ये 1907 में बना हुआ गढ़वाल भ्रात मंडल, इन दोनों का विलय कर दिया गया 1914 में और एक नई समिति बनी गढ़वाल सभा। तो सवाल आएगा, गढ़वाल भ्रात मंडल और गढ़वाल यूनियन का विलय कर कौन सी समिति या कौन सी सभा बनाई गई? गढ़वाल सभा 1914 में, जिसका अध्यक्ष नारायण सिंह असवाल को बनाया गया था। दुगड्डा में यह सभा बनी थी। ठीक है, सही आंसर क्या है? मथुरा प्रसाद नैथानी। अगला, सुमेलित यहां पर करना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी का नाम है। ब्यासी परियोजना यह किस नदी पर स्थित है? देखिए, ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर बनी हुई है। पहले का हो जाएगा 3। लोहिया हेड परियोजना ये शारदा के ऊपर बनी है, दूसरे का 4। लोहारी नाग परियोजना भागीरथी पर बनी है यानी 1। और किसाऊ परियोजना टोन्स पर है यानी कि 2। 3, 4, 1, 2 आपका सही विकल्प हो जाएगा। संयुक्त प्रांत की काउंसिल में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव मुकुंदी लाल ने रखा। इसका अनुमोदन किसने किया था? देखिए, संयुक्त प्रांत की जो काउंसिल थी, संयुक्त प्रांत की जो परिषद थी, यानी यूपी की विधानसभा जैसे हम कहते हैं, उसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का प्रस्ताव बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने रखा था। वर्ष 1928 की यह बात है जब साइमन कमीशन भारत आता है। 1907 में इसका गठन होता है। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने किया था।
ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत में उत्तराखंड का वाला जो इलाका यानी जो कुमाऊं कमिश्नरी थी, यहां से कितने सदस्यों को चुना जाता था? 3 सदस्यों को। कब से चुना जाने लगा? यह अधिकार मिला 1921 से। क्वेश्चन आएगा, कुमाऊं कमिश्नरी को संयुक्त प्रांत की काउंसिल में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार कब मिला? 1921 में। ठीक है, 1921 में 3 लोगों को निर्विरोध संयुक्त प्रांत की काउंसिल में भेजा गया, जिसमें गढ़वाल से जोध सिंह नेगी गए, नैनीताल से नारायण दत्त छिमवाल गए और अल्मोड़ा से कुंवर आनंद सिंह को भेजा गया। 3 ही सीटें थी, गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा। 1923 में यहां पे चुनाव हुए। गढ़वाल से मुकुंदीलाल यहां पर जीते, नैनीताल से जीबी पंत और अल्मोड़ा से हरगोविंद पंत काउंसिल में पहुंचे। यह हुआ 1923 में। फिर 1926 में इलेक्शंस हुए। 1926 में गढ़वाल से बैरिस्टर मुकुंदीलाल गए वहां पर, नैनीताल से गोविंद बल्लभ पंत गए और अल्मोड़ा से गए थे बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने इसका समर्थन किया। तो यह क्रम भी पूछा जा सकता है कि शुरुआत में कौन थे, किसको कब चुना गया। 3 सीटें थी, गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा। ठीक है, अगला, पवारों के प्रादेशिक प्रशासन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। पहला, गढ़ राज्य में सबसे बड़े प्रशासनिक विभागों को मंडल कहते थे। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो उनका प्रादेशिक विभाजन था, यानी जो पूरा का पूरा गढ़वाल था, वह प्रशासनिक विभागों में, कई सारी प्रशासनिक इकाइयों में, विभागों में बटा होता था। सबसे बड़े प्रशासनिक विभाग को मंडल कहते थे। ठीक है, इनके प्रशासन के लिए जो असैनिक पदाधिकारी होते थे वे कमीण कहलाते थे। 2 प्रकार के अधिकारी यहां पर नियुक्त किए जाते थे। जो सैनिक पदाधिकारी होते उनको फौजदार और जो असैनिक होते उन्हें कमीण कहा जाता था। ठीक है, कालांतर में मंडल इकाई परगना कहलाने लगी और उसका शासक प्रशासक थोकदार कहलाने लगा। ये भी सही है कि कालांतर में मंडल को ही परगना कहा जाने लगा और उसका जो प्रशासक होता था वो थोकदार कहलाए। यानी ये जो कमीण थे यही बाद में क्या कहलाए? थोकदार। आपको पूछा है कौन सा सही है, तीनों के तीनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से यहां पे सुमेलित करना है। एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र हैं। गंगा पारिया बोली कहां पर बोली जाती है? टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र में। पहले का हो जाएगा 2। ठीक है, सौरियाली बोली कहां जाती है? ये पिथौरागढ़ के सौर क्षेत्र में, सिंपल सा है, यानी कि 1। दनपुरिया बोली कहां जाती है? ये है आपके बागेश्वर के क्षेत्र में, यानी कि 3, और श्रीनगरी पौड़ी के क्षेत्र में, यानी 4। 2, 1, 3, 4 सही विकल्प यहां पे होगा। 2, 1, 3, 4। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, संवाद मूलक लोकगीत कौन सा है? तो देखिए, संवाद मूलक लोकगीत यानी ऐसा लोकगीत जिसमें संवाद यहां पर किया जाता है, संवाद के रूप में वो लोकगीत का परफॉर्म किया जाता है, उसे गाया जाता है। यह है सिंपल सा सवाल, बैर गीत। बैर जो लोकगीत है यह संवाद प्रधान गीत है। ठीक है, बेसिकली इसमें 2 पक्ष गीतों के जरिए यहां पर एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं। ठीक है, यानी एक पक्ष गीतों के जरिए यहां पे संवाद करता है, सवाल करता है, दूसरा उन्हीं गीतों की तरह फिर उसका जवाब देता है, सवालों का उत्तर देता है। ठीक है, तो यह बेसिकली गीतात्मक संवाद होता है। यही आपसे पूछा गया था कि संवाद प्रधान गीत इनमें से कौन सा है? बैर गीत है। ठीक है, अगला, लोकगीत की वह पद्धति जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर गोलाकार भाग में कदम मिलाकर चलते हैं, क्या कहलाते हैं? लोकगीत कौन सा वाला है जिसमें समूह में डांस किया जाता है, गोलाकार भाग में यहां पर डांस किया जाता है स्त्री और पुरुषों के द्वारा? सही हो जाएगा झोड़ा गीत। झोड़ा जो लोकगीत है, झोड़ा जो लोक नृत्य है, इसमें यह किया जाता है। झोड़ा बेसिकली एक सामूहिक नृत्य और सामूहिक गीत है। ठीक है, इसे गायक दलों यानी गायकों के समूहों के द्वारा गाया जाता है। इसमें लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहां पर एक साथ गोल घेरा बना करके यहां पे डांस वगैरह करते हैं। ठीक है, झोड़ा को सामूहिक नृत्य की संज्ञा भी दी जाती है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कौन सा वाला वो लोकगीत होता है। अगला, रमौल क्या है? तो देखिए, रमौल क्या है? रमौल है हमारा एक परंपरागत गाथा।
कुमाऊं के अंदर कुमाऊं क्षेत्र में कई सारी गाथाएं, लोक गाथाएं प्रचलित हैं। उन लोक गाथाओं का वर्गीकरण अलग अलग वर्गों में किया जाता है, जैसे परंपरागत गाथा, वीर गाथा, धार्मिक गाथा या देवी देवताओं से संबंधित गाथा। ठीक है, जो परंपरागत गाथा है इसमें दो प्रसिद्ध लोक गाथाएं काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है राजुला मालूशाही और दूसरी है रमौल। तो रमौल क्या है? कुमाऊं की एक प्रसिद्ध लोक गाथा है और लोक गाथा के किस वर्ग में आती है? परंपरागत लोक गाथा में आती है। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है रमौल। इसमें महाभारत काल के जो चरित्र हैं, महाभारत काल की जो घटनाएं हैं, उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, किस वर्ग में आती है, सवाल बन सकता है। ठीक है, वीर गाथाओं में जो चंद काल के या कतूरी काल के जो प्रमुख अधिकारी रहे हैं या वीर रहे हैं, उनकी गाथाएं यहाँ पर कही जाती हैं। धार्मिक गाथाओं में जागर को शामिल किया जाता है और देवी देवताओं से संबंधित जो गाथाएं होती हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। इसमें नंदा के जागर, नंदा का नैनौल, शिवा विधवा, ये सब क्या हैं? यह देवी देवताओं से जुड़ी हुई लोक गाथाएं। तो लोक गाथाएं हैं और किस वर्ग की हैं, किस प्रकार की हैं? परंपरागत हैं, वीर हैं, धार्मिक है, ऐसा सवाल बन सकता है। ठीक है, तो रमौल क्या है? प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक गाथा है, गढ़वाल में भी चलती है, महाभारत काल के चरित्रों, उनकी घटनाओं से संबंधित है और एक परंपरागत लोक गाथा मानी जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर किया, पूरी डिटेल में अतिरिक्त तथ्यों के साथ, चीज़ों को समझते हुए इनको ऐसे करने का कि आसान भाषा में हम इन्हें समझें, ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, रटने की आवश्यकता ना पड़े आपको, ऐसा हमने प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।